हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री का। हम लोग आज फर्स्ट लेसन जो है पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ एमपीपीएससी का। तो दोस्तों क्या होता है कि आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं लोसेंट का रिवीजन करूँ, क्योंकि मेंस जो पढ़ना होती है हम लोगों को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़ना होती हैं। तो उसी में बेटा बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो दैट्स वाई मैंने ये स्टार्ट करा कि क्यों ना, क्योंकि जो लुसेंट होती है ये हमारे प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। मतलब प्री का पूरा जो कोर्स मतलब पूरा जो मटेरियल है वो इसी से ही हमारा रिलेवेंट होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमारा हिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने भारत की बात करती हूँ। तो जो भारत की स्थिति है वह अपने जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्षिण जो समुद्र है वहाँ तक जो है उपमहाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसको जो है भारत का जो नाम है वो आपका जो महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भारत देश के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए तो जो हमारा जो भारत है, तो भारत जो है उसकी जो जानकारी, जो इतिहास की जो जानकारी वो हमको किन किन चीज़ों से मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा विदेशियों का विवरण है, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। मतलब दोस्तों जो हमारा भारत है, तो इस भारत की जो स्थिति है या भारत का जो कि भारत नाम का कोई अस्तित्व था, ये सारी जानकारी जो हमको ये चार जो चीज़ें हैं इनसे प्राप्त होती है। दोस्तों मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और चौथा क्या है दोस्तों, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे बात करती हूँ कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगी थी, तो जो ये आग थी 3 महीने तक कंटिन्यूसली ये जो आग चली थी, जो कि जो बख्तियार जो खिलजी था इसके द्वारा लगाई गई थी आग। तो दोस्तों इसमें जो हमारे भारत के जो मेन जो बुक्स थी जिससे हमारे भारत के बारे में जो हमको जानकारी मिले, वो अधिकतम जो जानकारी थी वो उन्हीं जो किताबों में हमारी जो है जल कर रह गई। तो ये जो जानकारी हमको यहाँ से जो है एकत्रित करना पड़ी, क्योंकि भारत के बारे में जो संपूर्ण जानकारी वो कहाँ से प्राप्त हो ऐसा। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास 4 स्रोत है जिनसे हम लोगों ने ये जानकारी ग्रहण करी कि भारत नाम का महाद्वीप था, जिसका नाम जो है राजा भरत के नाम पे इसका नाम जो है भारत पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम लोग कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा था बेटा, वेद। और वेद जिसके संकलनकर्ता कौन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद जो था ये कौन से कुटुंबन का माना गया, वसुदेव कुटुंबन का उपदेश जो है माना गया। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जो सर्व प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा था दोस्तों, हमारा वेद था। जिसके संकलनकर्ता कौन थे हमारे, ये संकलनकर्ता वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद करना है। 4 वेद कौन से हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। ये 4 वेदों को जो है डिवाइड करा गया है बेटा। ठीक है, तो वेद कितने हुए हमारे, 4 जो कि सर्वत्र प्राचीन है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन पिकअप होता है वो ये पिकअप होता है कि सर्वप्रथम जो प्राचीन वेद था वो कौन सा था आपका, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था दोस्तों, ऋग्वेद था। और जो अंतिम वाला जो वेद था, मतलब जो लास्ट वाला था वो कौन सा था आपका, अथर्ववेद जो था अंतिम वाला वेद था। ठीक है, अब बात करती हूँ ऋग्वेद की दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो ऋग्वेद की शुरुआत हुई थी आपकी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में जो है आपके ऋग्वेद की जो शुरुआत हुई थी। और दोस्तों ऋग्वेद मतलब क्या बेटा, ऋग्वेद मतलब जिसमें क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त हो, मतलब क्रम मतलब 1 बाय 1 जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं हमको वो ऋग्वेद से हुई है। इसीलिए इन रचनाओं को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होती है कि जो ऋचाएँ के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें दोस्तों मंडलों की जो संख्या थी वो हमारी 10 थी, और सूक्त जो थे वो 1028 थे। एवं जो ऋचाएँ मतलब जो रचनाएँ थी वो थी आपकी 10,462 जो थी वो क्या थी बेटा, रचनाएँ थी। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे। मंडल कितने थे दोस्तों, 10 मंडल थे, सूक्त 1028 थे, और ऋचाएँ जो संख्या थी वो थी कितनी थी, 10,462 ऋचाएँ थी। ठीक है दोस्तों। इस वेद में
जो वेद जो था, इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उनको क्या बोला जाता था? होत्र कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि हुआ करते थे उनको होत्र कहा जाता था। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली का इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिली। जो ऋग्वेद था बेटा, इस ऋग्वेद से क्या पता पड़ा हमको? जो राजनीतिक प्रणाली थी। देखिए दोस्तों, अभी जब हम मेंस हम लोग लिखेंगे तो हमको राजनीतिक प्रणाली, समाजवादी प्रणाली, इन सभी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन वहाँ देना होगा, लेकिन बस जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हमको किसी राजनीतिक प्रणाली से जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों। फिर थे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो मंडल गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कौन से मंडल में है। ये जो हम लोगों ने 10 मंडल पढ़े, इन्हीं 10 मंडल में से जो तीसरा वाला मंडल था बेटा, तीसरे वाले मंडल में हमको क्या प्राप्त हुआ? अपना जो है सूर्य को समर्पित सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। और नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवे मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो नवे मंडल में जो उल्लेख है वो कौन सा देवता का है? हमारा जो है सोम देवता का उल्लेख है। आठवें मंडल में जो हस्तलिखित रचना है, मतलब हाथों से जो लिखी हुई रचना है बेटा, उसको क्या बोला जाता है? उसको खिल कहा जाता है। आठवां जो मंडल है जिसमें हस्तलिखित रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चतुष्मणि समाज की कल्पना आदि स्रोत जो है ऋग्वेद से ही प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही प्राप्त होते हैं। मतलब जो अपन लोगों ने सुना नहीं, 4 समाज जो होती है, 4 समाज, जैसे कि आपका जो है ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो इन जो 4 जो समाजों का जो वर्णन करा गया है बेटा, ये आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है। तो जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि को जो है करा गया, उनको अलग अलग बखान किए गए इनके बारे में, कि जैसे कि जो ब्राह्मण थे वो उनके मुख से निकले हैं, और भुजाओं से जो है आपके क्षत्रिय निकले हैं, जंघाओं से वैश्य निकले हैं, और चरणों से जो है शूद्र निकले हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे कि जो क्षत्रिय होते हैं उनका लड़ने का काम होता था, ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करेगा, और वैश्य जो है ये लोग रक्षा करेंगे। तो अलग अलग इन लोगों के लिए जो है दिया गया है। तो आई होप कि आपको जो ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए कि जो वामन अवतार के तीनों पगों का आख्यान प्राचीनतम स्त्रोत जो है ऋग्वेद से ही मिलता है। वामन अवतार के जो तीनों पग का, आपसे ये पूछ लेगा एग्जाम में कि वामन अवतार के जो तीनों पगों का जो व्याख्यान है वो कहाँ से मिलता है? तो आपको ऋग्वेद से मिलता है, और जो कि प्राचीनतम स्त्रोत है। फिर उसके बाद पूछेगा आपसे कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने जो है रचनाएं की गई? तो इंद्र के लिए 250 रचनाएं की गई, और अग्नि के लिए 200 रचनाएं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा ट्रिक से याद किया था। देखिए, इंद्र जो है 250 रुपये लेंगे तब जाके क्या होगी? बारिश होगी। और अग्नि चाय जो होती है वो बहुत महंगी हो गई है, तो वो कितने में आएगी? 200 रुपये किलो हो गई। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों को याद करना है, और कितना फैक्चुअल डेटा हम लोग याद करेंगे तो हम लोग ट्रिक से जो है इसको याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। बात करती हूँ दोस्तों, मैं यजुर्वेद की बात करती हूँ। देखिए, यजुर्वेद से जो है क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो पहली बात तो शुरुआत पूछेगा आपसे 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्वी तक जो है इसकी स्टार्ट हुआ। और इसमें दोस्तों ये था कि सरस्वती पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो देखिए, सरस्वती पाठ या किसी को बलि देंगे तो मंत्र का जो उच्चारण होता था, इन्हीं नियमों का जो संकलन कहाँ से? यजुर्वेद से होता है। और यजुर्वेद के जो पाठ करता है दोस्तों, ये वाली लाइन बहुत अच्छे से आपको हाइड करना है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा वो करना है कि ये मतलब याद रहे, है ना। तो अधर्व्यू कहा जाता है किसको? यजुर्वेद में जो मंत्र और बलियों का जो उच्चारण करते थे, सरस्वती पाठ जो करते थे, उनको क्या बोला जाता था दोस्तों? अधर्व्यू कह देते हैं। ठीक है। और जो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों संकलन मिलता है, मतलब इसमें जो यज्ञ वगैरह जो हुए हैं जो विधि विधान से हुए हैं, और इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। ठीक है दोस्तों, सामवेद जो है आपका वही एज इट इज़ शुरू हुआ है। साम का अर्थ होता है दोस्तों गान, है ना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ मंत्र होते थे, और इनके पाठ्यकर्ता, मतलब जब यज्ञ अगर हो रहा है तो अपने यहाँ पर नहीं यज्ञ होता, तो जो पंडित जो होता है वो सारे मंत्रों का उच्चारण करता है। उसी तरीके से जब इस काल में भी, सामवेद में भी, जब यज्ञ जो होते थे, हवन वगैरह जो होते थे, तो वहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो होते थे उसे क्या बोला गया? उद्रात बोला गया। तो दोस्तों ये वाली लाइन, उद्रात वाली लाइन हमेशा जो है पूछी गई है। ठीक है। और जो है इसमें संकलन एंड ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कि जो है आपके 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। दोस्तों देखिए, ये चारों वेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जुड़े से इनकी जो है लाइन संबंधित है।
और एक दूसरे का ही निर्माण हुआ है ऐसा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सामवेद को जो है क्या कहा गया, भारतीय संगीत का जनक कहा गया, ठीक है दोस्तों। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं अथर्ववेद की, बात करते हैं अथर्ववेद में। एक बात याद रखिए, जितने भी जादू टोना, जितने भी चीज़ें हुई, कन्याओं के जन्म की जो निंदा करी गई, वो सारी आपके जो अथर्ववेद में आएगी बेटा, ठीक है ना। अथर्ववेद ऋषि को रचना द्वारा वेद, जिसमें 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद्य हैं, और इसमें कुछ ऋग्वैदिक मंत्रों का जो है प्राचीनतम उल्लेख किया गया है। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद से मिलता है। दोस्तों देखिए, ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो है आपका कि औषधि का जो जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिली, औषधि का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला, तो औषधि का उल्लेख जो कहाँ से मिला, आपका अथर्ववेद से जो है प्राप्त हुआ। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना। और दोस्तों मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी के साथ आप लोग बने रहिए। कल फिर से मैं नया चैप्टर लेकर आऊँगी दोस्तों। धन्यवाद।